आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो को शुरू करो उससे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आपका यह वर्ष भी सुख और समृद्धि से संपूर्ण करे। आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करने वाले हैं सैफरान को लेकर आई एक रिपोर्ट से। हमने हाल ही में आपको रोल्स रॉयस वाली रिपोर्ट के बारे में तो बताया है और हमने आपको उसी वीडियो में बताया था कि किस प्रकार से रोल्स रॉयस एक बार फिर से कमबैक कर रही है और वो अपने F-35 लाइटनिंग 2 प्रोग्राम का हवाला देते हुए भारत को ये आश्वस्त करने के प्रयास में है कि जो महत्व हमने F-35 लाइटनिंग 2 को प्रदान किया था, उसके इंजन को प्रदान किया था, अब वही एक्सपर्टीज हम आपको देने के लिए तैयार हैं। रोल्स रॉयस इस बार कोई परिकल्पना के आधार पर बात नहीं कर रही है, बल्कि रोल्स रॉयस का ये जो वक्तव्य था इस बार वो मुख्यतः अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पर आधारित था। हालांकि अभी जेट इंजन को लेकर ऑलमोस्ट कंफर्म है कि सैफरान के साथ ही हम जेट इंजन बनाने वाले हैं, लेकिन फिर भी रोल्स रॉयस अंतिम क्षण तक हार मानने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन वो तो बात की बात है। अब रोल्स रॉयस की तरफ से कोई टिप्पणियां आए और सैफरान इसमें चुप रहे, ये तो लगभग इम्पॉसिबल है और इस बार ऐसा ही हुआ है। सैफरान ने 120 किलोटन क्लास के इंजन को लेकर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करी है, जहां पर उन्होंने ये कहा कि एक बार जैसे ही भारत इस इंजन प्रोग्राम को हरी झंडी देता है, फ्रांस तुरंत भारत के साथ मिलकर के 120 किलोटन का जो एरो इंजन है, इसके लिए जो प्लांट है उसको सेटअप करना शुरू कर देगा, जहां पर एक कॉम्प्रिहेंसिव इंजन और कंपोनेंट टेस्टिंग इकोसिस्टम भारत में विकसित किया जाएगा और ये इनिशिएटिव फ्रांस के टेक्निकल असिस्टेंस के आधार पर होगा। यानी कि फ्रांस का जो टेक्निकल असिस्टेंस है, इसका सपोर्ट भारत को मिलता रहेगा और हर क्षण भारत को जो उपयुक्त सहायता है वो फ्रांस की तरफ से प्रदान करी जाएगी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो कंपोनेंट टेस्टिंग इकोसिस्टम है, ये भारत में एक ऐसा क्रिटिकल गैप है जिसको भारत आज तक फिल नहीं कर पाया है और माना जा रहा है कि ये एक गेम चेंजिंग स्टेप हो सकता है और भारत काफी लंबे समय से इसी चीज की तलाश में था। और अगर ऐसा हुआ तो निसंदेह फिर फ्रांस के साथ मिल करके न सिर्फ हम 120 किलोटन का इंजन बना सकते हैं, बल्कि भविष्य में और इंडिजिनस जो इंजन है उनके लिए रास्ते आसान होने वाले हैं। इस मामले के जानकार लोगों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रोग्राम को अगर अभी तक आप देखें तो इसमें कुछ औपचारिकताएं ही बाकी है, वरना भारत सरकार इसको अनऑफिशियली अनाउंस कर ही चुकी है। अब ये जो जॉइंट डेवलपमेंट एफर्ट है, ये सिर्फ इंजन डिजाइन तक सीमित नहीं रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये जो पूरा का पूरा प्रोग्राम है, ये हाई एंड टू एंड टेस्टिंग और वैलिडेशन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां तक जाएगा। ये जो प्रोग्राम है, इसके अलावा ये जो इंडिजिनस इंजन प्रोग्राम हमारे चल रहे हैं साइमल्टेनियसली, उनको भी सपोर्ट करने के उद्देश्य से आगे बढ़ाया जा रहा है, जहाँ पर हम फ्यूचर के जो इंडिजिनस इंजन प्रोग्राम है उनको आगे बढ़ा सकते हैं, मौजूदा इंजन को अपग्रेड कर सकते हैं और मौजूदा इंजन के जो डेरिवेट वेरिएंट है उनको इन इकोसिस्टम का उपयोग करके हम आगे डिराइव भी कर सकते हैं, जो कि दशकों तक भारत की बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं। अब इस पूरे प्लान्ड इकोसिस्टम का एक की पिलर भी है, जो इसका आधारशिला भी आप कह सकते हैं, वो है कंपोनेंट लेवल टेस्टिंग। जी हाँ, कंपोनेंट लेवल टेस्टिंग एक ऐसा क्षेत्र है जिसपे भारत अभी भी स्ट्रगल करता रहा था, लेकिन ये चीज़ें फ्रांस के साथ मिल करके सॉल्व होने वाली है। बाकायदा इसके लिए जो डेडिकेटेड फैसिलिटीज़ हैं इनको स्टैब्लिश किया जाएगा, जहाँ पर क्रिटिकल इंजन कंपोनेंट जैसे कि टरबाइन ब्लेड्स हो गए, कंप्रेसर्स हो गए, कंबस्टर हो गए, बियरिंग्स हो गई, एडवांस मटेरियल हो गए, इनको टेस्ट भी किया जाएगा, इनकी परफॉर्मेंस को वैलिडेट भी किया जाएगा और जब वैलिडेशन पूरा होगा तो उसके आगे की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत होगी। अब अर्ली स्टेज कंपोनेंट टेस्टिंग की बात करें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ये डेवलपमेंटल रिस्क को कम करती है और रिलायबिलिटी को इम्प्रूव करती है। और सबसे खास बात तो ये है कि यहाँ पर भारत इस प्रोग्राम को लेकर हिस्टोरिकली अगर देखें तो चैलेंजेस फेस करता रहा है। ये प्रोग्राम हमारे लिए बहुत आसान नहीं रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप कावेरी इंजन प्रोग्राम की बात करें, जिसे 1980 के दशक में शुरू किया गया था, तो उस समय शुरू करते वक्त हम लोग काफ़ी कॉन्फिडेंट थे कि 2001 तक तो हम एक ऐसा उन्नत इंजन बना ही लेंगे जो कि तकरीबन 85 किलोटन तक का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा। लेकिन उस समय शायद हमें इंजन डेवलपमेंट में कितने गंभीर चैलेंजेस होते हैं इसकी शायद जानकारी नहीं थी और ये चीज़ें बीतते समय के साथ हमारे सामने आनी शुरू हुई और एक के बाद एक जो मेजर सेटबैक्स है वो हमें देखने को मिले, क्योंकि हमारे पास ना तो उस समय कोई एक्सपर्टी थी, ना ही हमारे पास कोई एक्सपीरियंस था। और तब भारत को समझ में आया कि ये सारी चीज़ें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं और इसीलिए ये जो इंजन डील होने वाली है इसमें उन क्षेत्रों को भी आइडेंटिफाई किया गया है जिनमें अभी तक हम स्ट्रगल करते नजर आए हैं और एक हमारा इतिहास रहा है वहाँ पर स्ट्रगल करने का। अब हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटीज की बात करें तो इनको भी लेकर के यहाँ पर बातचीत चल रही है।
जो एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटीज़ हैं, इनको लेकर माना जाता है कि ये भी फ्रेंच सपोर्ट के साथ डेवलप करी जाएँगी और ये जो फैसिलिटीज़ हैं, ये बेसिकली हाई एल्टीट्यूड जो वेराइड फ्लाइट कंडीशंस होती हैं, उनको ग्राउंड में ही सिमुलेट करने में मदद करेंगी, जो कि इंजीनियर्स को ये अलाउ करेंगी कि ये इंजन परफॉर्मेंस को एक्सेस कर सकते हैं, उनको वैलिडेट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या पैरामीटर्स पूरे हो रहे हैं या नहीं। आसान शब्दों में बात करें तो इंजन परफॉर्मेंस, ऑपरेबिलिटी, इसके अलावा स्टेबिलिटी जो है उसको भी पूरे फ्लाइट एनवेलप में टेस्ट किया जा सकता है और इसके लिए बाकायदा हमें एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा जो इसको सपोर्ट कर सके। इन पैरेलल यहाँ पर जो ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर है उन पे भी काम किया जाएगा और ऐसे सपोर्ट सिस्टम रखे जाएंगे जहाँ पर एंड्योरेंस रन हो गया, थ्रस्ट वैलिडेशन हो गया, फ्यूल एफिशिएंसी असेसमेंट हो गया, फॉल्ट डायग्नोस्टिक हो गया, ये सारी चीज़ें की जा सकेंगी। यानी फ्रांस पूरा का पूरा एक जो इकोसिस्टम है ये भारत को प्रदान करने वाला है। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि फ्रांस का ऑफर फिलहाल तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हमारे लिए इंटरेस्टिंग है। अब एक और चीज़ जो फ्रांस ने कही है इस प्रोग्राम को लेकर के कि स्ट्रक्चरल और जो इन्वायरमेंटल टेस्ट फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोग्राम पे एक एक्स्ट्रा मजबूती प्रदान करेंगी, क्योंकि स्ट्रक्चरल टेस्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और ये जो मैकेनिकल इंटीग्रिटी है इंजन कंपोनेंट्स की उनको वैलिडेट करती है और जो असेंबली है जो कि अंडर एक्सट्रीम लोड में होती है उनको भी ये वैलिडेट करने में मदद करेगा। अब एक्सट्रीम लोड की जब बात हो रही है तो इसमें आप सबको पता है कि वाइब्रेशन हो गया, एक्सट्रीम लोड हो गया, वाइब्रेशन हो गई, थर्मल स्ट्रेस हो गया। इसके दौरान जो मटेरियल है वो डिफॉर्म या फिर अपना शेप बदलना शुरू करते हैं और ऐसे में इन्हीं का अध्ययन यहाँ पर किया जाएगा, क्योंकि आपको पता ही होगा कि भारत में जो फ्लाइंग कंडीशंस हैं वो दूसरे देशों की तुलना में अलग हैं। यहाँ हॉट और ह्यूमिड कंडीशन में चीज़ें ऑपरेट होती हैं और आपको पता ही होगा कि यहाँ की कंडीशन के चलते इंजन में 8 से 10% तक का जो थ्रस्ट ड्रॉप है वो देखे जाने की रिपोर्ट सामने अक्सर आती रहती हैं। खैर जो कुछ भी हो, फ्रांस ने ऑफर तो काफ़ी विस्तारित रूप में दिया है और हम यही आशा करेंगे कि जल्दी से जल्दी चीज़ों को फाइनलाइज किया जाए और उसके बाद जो डील है उसको साइन करके आगे जो कदम है वो बढ़ाए जाएं, क्योंकि इस समय हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है एक उन्नत जेट इंजन का होना और वो तभी पॉसिबल होगा जब हम पूरा रोड मैप क्लियर कर लेंगे। हालांकि ये इंजन सिर्फ तेजस मार्क 2 या एम का तक सीमित नहीं रहेगा। भविष्य में रिपोर्ट्स ऐसा बताती हैं कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर और जो दूसरे फाइटर एयरक्राफ्ट है उनमें भी अपग्रेड के थ्रू ये इंजन इंटीग्रेट किए जाएंगे। या जो कुछ भी हो, फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण यही है कि डील को इस वर्ष की शुरुआत में ही फाइनलाइज किया जाए, ताकि हमें जो पहला इंजन है वो 2035 तक या 36 तक मिल सके। आपके इस इंजन प्रोग्राम को लेकर क्या राय है? कि आपको लगता है कि हमें रोल्स रॉयस पे एक बार फिर से विचार करना चाहिए? अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।